हेलो गाइस, आज हम लोग बताने वाले हैं सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। तो हम लोग इसमें काफ़ी कुछ चैप्टर्स को कवर करेंगे। तो फर्स्ट बात बताते हैं कि मैटर क्या है। मैटर हैव अ मास एंड ऑक्यूपाई सम स्पेस। देयर आर 3 स्टेट्स ऑफ मैटर: सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो जैसे ये हमने पढ़ा था कि सॉलिड को अगर लिक्विड में जाना है तो उसको मेल्टिंग कहते हैं उस प्रोसेस को। यदि वो लिक्विड से गैस में जाता है उसको वेपराइजेशन कहते हैं। तो इसी का अगर हम लोग उल्टा बोलें तो गैस से अगर लिक्विड होता है तो उसे कंडेंसेशन कह सकते हैं, और वो लिक्विड से सॉलिड होगा तो वो सॉलिडिफिकेशन होगा। तो ये सबसे बेसिक चीज़ है। तो गैस से डायरेक्ट सॉलिड में जाते हैं सब्लिमेशन कहते हैं, और सॉलिड से डायरेक्ट गैस में जाते हैं तो डिपोजिशन कहते हैं। तो ये था बहुत बेसिक है, तो जानना आगे ज़रूरी होगा। तो बात करते हैं मिक्सचर की। तो मिक्सचर क्या है? तो कंटेन 2 और मोर सब्सटेंस प्रेजेंट इन इट इन एनी रेशियो, होमोजेनियस मिक्सचर्स completely mixed with uniform composition। एग्जाम्पल शुगर सोल्यूशन। मतलब कि एक मिक्सचर मीन्स ये 2 तरह का होता है। ये जैसे कि 2 सब्सटेंस है जिसको अगर हम लोग किसी भी रेशियो में मिक्स करते हैं तो वो मिक्सचर होता है। तो उसको 2 तरह का होता है, एक होमोजेनियस मिक्सचर। और होमोजेनियस मिक्सचर में क्या होता है, ये कम्प्लीटली मिक्स होता है यूनिफॉर्म कंपोजिशन की तरह। ये यूनिफॉर्मली मिक्स होता है। तो ये जैसे कि हो गया आपका शुगर सोल्यूशन हो गया, और ये मिल्क हो गया, ये सब होमोजेनियस मिक्सचर्स में आते हैं। जैसे कि अब बात करते हैं हेटेरोजेनियस मिक्सचर की, तो ये इसी का अपोजिट है। जैसे नॉन यूनिफॉर्म, एक सॉल्ट एंड शुगर, सॉल्ट और शुगर का सॉल्ट एंड शुगर को मिक्स कर दें तो हो गया हेटेरोजेनियस मिक्सचर। और एलिमेंट्स की बात करते हैं तो सिंगल एटम, जैसे कि Fe हो गया, तो भी सिंगल एटम हो गया, तो वो एलिमेंट ही कहलाएगा। तो हम बात करते हैं मॉलिक्यूल्स का, तो ये 2 और मोर एटम्स कंबाइंड। एग्जाम्पल H2O2 से मॉलिक्यूल बोलते हैं। ऐसे कंपाउंड की बात करें तो 2 और मोर डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन करते हैं तो वो कंपाउंड कहलाता है। तो जिसके एलोट्रॉप्स हम डिफरेंट एलिमेंट, डिफरेंट फिजिकल फॉर्म्स, डिफरेंट सम जो कोई एलिमेंट्स होते हैं वो डिफरेंट तरह से होते हैं इन फिजिकल स्टेट्स। जैसे कि आप बात कर लो कार्बन की, तो काफ़ी सारे स्टेट में ग्रेफाइट हो गया, डायमंड हो गया, अलग अलग स्टेट में होते थे, एलोट्रॉप्स कहते हैं। और जैसे कि आप बात करते हैं मोल कॉन्सेप्ट की, जब बहुत इम्पॉर्टेंट है इस चैप्टर को, क्योंकि ये बहुत आगे भी काम आने वाला है। तो जैसे मोल कॉन्सेप्ट, तो ये 1 मोल इज़ इक्वल टू 6.023 × 10⁻23 पार्टिकल्स। तो ये 1 मोल में इतने आप कह सकते हो एटम है और पार्टिकल्स है। तो ये नंबर ऑफ़ मोल्स कैसे निकालेंगे? तो नंबर ऑफ़ मोल्स निकालने का एक सिंपल सा फॉर्मूला है कि मास ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम बाय मोलर मास। तो इस सबका नंबर ऑफ़ मोल्स आ जाएगा। तो अब मोल्स को मॉलिक्यूल्स में कैसे कन्वर्ट करें, पहला क्वेश्चन। तो ये इसके लिए आपको डायरेक्ट 6.023 जो ये 1 मोल है इससे इंटू कर देना है, और जैसे मॉलिक्यूल्स हैं आपने मोल में जाना है जिसको डिवाइड कर देना है। जैसे कि आप H2O की बात करें तो H2O में भी 2 मोल ऑफ H2O है। इसमें 2 × 6 × 10⁻23 वैसे इंटू करना, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। इसी तरह कार्बन की बात करें तो कार्बन में भी कुछ इसी तरह इंटू होगा। आगे बात करते हैं, कैलकुलेट द नंबर ऑफ़ मोल्स इन 160 ग्राम ऑफ मीथेन। तो हम लोग को पता करना है कि कैलकुलेट करने के नंबर ऑफ़ मोल्स में इन 160 ग्राम कितना मीथेन होता है। तो हम लोग मीथेन लिख देंगे 160 ग्राम, और मोलर मास निकालेंगे। पहले आपका मेन बात है मोलर मास निकालना बहुत ज़रूरी है, तभी आगे का मोल्स निकल पाएगा कोई भी क्वेश्चन में। तो मोलर मास निकालना तो बहुत टिपिकल चीज़ नहीं है। उसको जैसे कि उसका मास नंबर है उसको आप लिखना है, उस सिंबल को हटा के, और बाकी वैसे ही बन जाएगा। जैसे कि 12 है, CH4 है, तो C का मीन्स कार्बन का आपका एटॉमिक मास 12 हो गया, और H का तो जानते ही हैं हम, तो ऐसे हो गया 16। इसका ऐसा यूनिट है ग्राम मोल ग्राम मोल इनवर्स। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CH4, अब इस तरह मास और नीचे मोलर मास लिख के आपका आ गया। कोई बड़ा चीज़ नहीं था, ये तो सही सिंपल से। इसी तरह काफ़ी सारे क्वेश्चन आप किसी दिन और कराएंगे। आगे बात करते हैं
जैसे कि देख सकते हैं स्टेरियो केमिस्ट्री है, ये एक ब्रांच है केमिस्ट्री का जिसमें लोग डील करते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स इन अ बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। जैसे कि हम लोग बात करेंगे कि जो इतना इधर मोल है उतना भी उधर भी मोल बनना चाहिए। जैसे कि आपका 2 मोल H2O का लिए और 1 मोल O2 का लिए, तो अगर डेफिनेटली आपको 2 H2O बनेगा। तो आपको अब सोच रहे हो कि भाई यहाँ पर 3 मोल क्यों नहीं हो रहा है, तो 3 मोल कैसे होगा? देखिए इसको 1 मोल को बनने में इसके 1 मोल लग रहे हैं और इसका आधा मोल लग रहा है, समझ रहे हो ना। जैसे कि ऑक्सीजन है वो 2 है, अब तो डिवाइड हो गया ऑक्सीजन तो अलग अलग, और H2O तो क्या, H2O तो सिंगल ही रहेगा, तो इसी तरह वो 2 हो गया। इसे उसको जितना भी बोले 50 ले तो 25 लेना पड़ेगा, 10 ले तो 50 लेना पड़ेगा, ऐसे ही आगे होगा। टेस्टस केमिस्ट्री मीन्स इसके बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, आपको अभी इग्नोर कराएंगे। अभी मैं आपको टोटली बता रहा हूँ कैसे क्या होगा, क्वेश्चंस के लिए अलग दूसरा पार्ट में लाऊंगा। तो अब बात करते हैं द कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन इन एक्सप्रेस इन फॉलोइंग। मतलब कंसंट्रेशन की बात करते हैं, जैसे कि कंसंट्रेशन जैसे मास परसेंट, आपने पढ़ा होगा 9 में कि मास परसेंट कैसे निकालते हैं, कि सॉल्यूट कितना परसेंट प्रेजेंट है इन अ सोल्यूशन, इसे आप लोग मास परसेंट कहते हैं। तो मास परसेंट इज़ अ कंपोनेंट इज़ गिवन बाय द सोल्यूशन इन मास ऑफ कंपोनेंट पर 100 ग्राम। तो वही इसका फॉर्मूला है कि मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सोल्यूशन इनटू 100। तो जैसे कि परसेंट निकलता है वैसे निकल रहा है। अब जैसे कि सोल्यूशन नहीं दिया रहेगा, बोल जाएगा सॉल्वेंट दिया रहेगा, तो सॉल्वेंट में कैसे निकलेगा? आपको सॉल्यूट और सॉल्वेंट को जोड़ देना तो डेफिनेटली सोल्यूशन हो जाएगा, और उसको इंटू कर देना 100 से तो निकल जाएगा। और से वॉल्यूम परसेंटेज, तो मास परसेंट होता है उसे वॉल्यूम, सिंपल है। तो इसमें वैसे ही फॉर्मूला सेम, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट वॉल्यूम सोल्यूशन इंटू 100। और ppm की बात करें, पार्ट पर मिलियन, मतलब आपका मिलियंस में बात करते हैं भाई, 1 मिलियन को इतना में डिवाइड कर दिया गया 10⁶ में। तो मास बाय सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूट 10⁶ बोल सकते हैं, या 10⁻100 इंटू मास बाय सॉल्यूट बाय सोल्यूशन इंटू 100 बाय 10⁴ बोलिए, या ppm बोले, ppm मास परसेंट दिया रहेगा, उसको 10⁴ से इंटू कर देना तो ppm निकल जाएगा। तो ये अलग अलग तरह से इसको लिखा जा सकता है, बाकी ये एक ही फॉर्मूला है। अब बात करते हैं मोलरिटी का। तो मोलरिटी क्या है? तो मोलरिटी द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व पर लीटर ऑफ सोल्यूशन, इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय द m, मीन्स कैपिटल M। और मोलरिटी का ये जैसे कि नंबर ऑफ मोल्स कितना प्रेजेंट है सॉल्यूट डिज़ोल्व हुआ है पर लीटर, मीन्स 1 लीटर में, पर लीटर में जितना लीटर होगा उतना, तो इन सोल्यूशन जैसे कि 1 लीटर है तो 1 लीटर में कितना सॉल्यूट है, नंबर ऑफ सॉल्यूट दे देगा आपको, मीन्स मोल्स कितना है सॉल्यूट का, और नीचे लीटर्स में रहेगा वॉल्यूम, ऐसे आपको मोलरिटी निकल जाएगा। इसका ऐसा यूनिट हो गया आपका मोल द पावर -1, और इसको मोलर कैपिटल M से भी रिप्रेजेंट करते हैं। और 1 मोलर इज़ इक्वल टू 1 मोलर इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स, मतलब कि 1 मोलर अगर होगा तो डेफिनेटली 1 मोल होगा सॉल्यूट का, और 1 लीटर ऑफ सॉल्यूट होगा, तो देन आपका आ जाएगा 1 मोलर। तो अब बात करते हैं मोलरिटी का। तो मोलरिटी क्या होता है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, हम शॉर्ट में बता रहे हैं कि सेम ही चीज़ है, मीन्स ये और ये में ज़्यादा डिफरेंस है नहीं मोलरिटी और मोलरिटी में, बट अंतर क्या है कि हम लीटर में लेते हैं या केजी में लेते हैं। केजी में क्यों लेते हैं, या पर लीटर ऑफ, जैसे यहाँ पर लीटर था, यहाँ पर ग्राम आ जाता है, मीन्स मास आ जाता है, वेट हो जाता है जैसे कि बोले। तो इसका ऐसा यूनिट हो गया मोल केजी द पावर -1, और मोलल इसको स्मॉल m से भी रिप्रेजेंट करते हैं। अब बात करते हैं मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन है क्या? तो रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स इन वन कंपोनेंट एंड द टोटल नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन, इट इज़ डिनोटेड बाय n। मतलब ये कहना क्या चाह रहा है कि जैसे कोई भी चीज़ का रेशियो होता है, किसी भी चीज़ को बनाते हो मॉलिक्यूल्स को, या कभी कोई रेशियो में ही बनाओगे, तो उसी रेशियो को डिवाइड किया गया। n क्या है, वो रेशियो पहला चीज़ जो मिलाया, दूसरा जो है दूसरा में क्या मिलाया, दोनों को मिलाएंगे तो इक्वल्स टू 1 होगा। 1 कैसे होगा?
अब जैसे कि इक्वल अमाउंट में मिला है तब 1 होगा। अब 1 क्या है, जैसे कि जितना टोटल है 1 वैसे गलत लिखा है, मतलब गलत क्या बोले, लिखा तो सही है। इसके कहने का मतलब है कि दो चीज़ को मिलाएंगे तो उसका जितना टोटल मास है वही आएगा, यही इसके कहने का मतलब है। मैं इन्हें लिख दूँ मोल फ्रैक्शन आ जाएगा। इसका ज़्यादा क्वेश्चन आता नहीं है तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। एम्पेरिकल फार्मूला जो बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में, इसमें आपको निकालना है जैसे कि आपका इसका बेस निकालना है। बेस मीन्स ये इसका C6H6 है तो इसका कहाँ से ये बना, तो ये CH से ही बना। इसमें जैसे कार्बन बढ़ाते गया, हाइड्रोजन बढ़ाते गए, उस हिसाब से बनते गया। बट ये तो पहले तो ये आया ना, उसके बाद ये आया। अगर ये नहीं होता तो ये भी नहीं होता, सिंपल बात है। तो यही है, तो हर चीज़ का जैसे कि CH3 इसका बेस है, और H2O2 का ऐसे शॉर्ट में क्या जैसे कि आप समझ ही रहे हो। तो Al2O3 और Al2O3 इन लोगों का कोई भी मॉलिक्यूलर एम्पेरिकल फार्मूला नहीं होता, क्योंकि ये एम्फोथेटिक कंपाउंड है। और एम्फोथेटिक कंपाउंड के एम्पेरिकल फार्मूला नहीं होता, ये खुद ही एम्पेरिकल फार्मूला है। तो C6H12O6, जैसे कि C6H12O6 है तो CH2O इसको लिख सकते हैं आप, इसको जहाँ से ये बना, ठीक है। आयोनिक में भी कुछ नहीं होता, आयोनिक भी सबका सेम होता है एम्पेरिकल फार्मूला। अब बात करते हैं कि एम्पेरिकल फार्मूला कैसे निकलेगा। एम्पेरिकल फार्मूला ऐसे तो निकलता ही है, बट एक और तरीका है एम्पेरिकल फार्मूला, जब मॉलिक्यूलर फार्मूला नहीं दिया रहेगा, दिया होगा खाली मास परसेंट में, परसेंट दिया रहेगा कि इतना हाइड्रोजन, इतना कार्बन है, इतना ऑक्सीजन है, आपको निकालना है। तो आपको पहले एक टेबल बनाना है, जिसमें सीरियल नंबर, आइटम्स को लिखना है। उसके बाद क्या करना है कि आप लोग को उसके एटॉमिक मास से डिवाइड करना है। उसके एटॉमिक मास से जितना आएगा, जैसे कि यहाँ इतना इतना आया है, उसको आप क्या करना है, आपको उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। तो 2.5 पर इसका कैसे कहें कि जैसे कि आपको होल रेशियो में सिग्निफिकेंट फिगर्स में लिखना है। सिग्निफिकेंट फिगर मतलब क्या, राउंड ऑफ, हाँ भूल रहा था, तो राउंड ऑफ बोलते हैं। तो उसको राउंड ऑफ करके लिखना है कि भाई ये राउंड ऑफ करके कितना होगा। तो अब क्या है कि S.WR, अब ये क्या है कि इसको जितना भी है इतना में तो आंसर आ जाता है, बट इतना में यदि नहीं आता है तो उसका आगे मैं बताऊंगा कैसे करना है। तो ये इतना हो जाने के बाद इसको आपको एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है, देन आपका आ गया। इसको आप लिख सकते हैं आप CH2 है, C1 H2 और Cl1 सिंपल हो गया और एम्पेरिकल फार्मूला आ गया है। तो अब बात करते हैं N = मॉलिक्यूलर फार्मूला बाय एम्पेरिकल मास। तो हेलो गाइस, तो ये वाला टॉपिक मैं बाद में बताऊंगा। इस टॉपिक में थोड़ा सा मुझे कन्फ्यूज़न लग रहा है, तो हम आगे देखते हैं। तो ये इसी का एक और एग्जांपल है, जैसे कि हमने बताया था। तो ये एटम्स, और ये अगर इतना करने के बाद भी जैसे बताया वैसे नहीं आता आंसर, तो आप लास्ट में इसको 2 से इंटू कर सकते हो, देन आपका आ जाएगा। फिर 1.5 आया तो इसको तो आप लिख नहीं सकते, तो इसको आपको इंटू करना होगा 2 से, जैसे कि इसका सिंपल होल रेशियो में आ सके। होल रेशियो में आने के बाद अब ये रेडी है, इसको आप लिख सकते हो। इसका एक मॉलिक्यूलर फार्मूला भी निकलता है, जैसे कि आप एम्पेरिकल निकल गया, इसके बाद आपको मॉलिक्यूलर कैसे निकालना है, इसके लिए भी एक फार्मूला है, मॉलिक्यूलर फार्मूला से N = मॉलिक्यूलर फार्मूला बाय एम्पेरिकल मास। तो आपको जो नीचे ऊपर में जितना आया है मीन्स मॉलिक्यूलर मास जो है परसेंट में दिया रहेगा, तो आपको परसेंट में दिया हुआ है तो आपको ऊपर लिखना है परसेंट लिख दिया। आप क्या करना है कि आपको नीचे में आपको एम्पेरिकल मास जो है उससे आपको उसको डिवाइड करना है, जितना आएगा उसको आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला आपका आ जाएगा। जैसे 2 आया तो उसको 2 से इंटू कर देना, आपका आ जाएगा। बट इसको थोड़ा सा मैं और अलग से बताऊंगा। अब बात करते हैं लिमिटिंग रीएजेंट की। तो लिमिटिंग रीएजेंट क्या होता है, तो लिमिटिंग रीएजेंट रिएक्टेंट, तो हम लोग लिमिटिंग रिएजेंट आपको बता सकते हैं कि रिएक्टेंट टेक्स लेस कंज्यूम। अब लिमिटिंग रिएजेंट की बात करते हैं तो लिमिटिंग रिएजेंट क्या है,
तो जैसे कि किसी भी चीज़ को अगर कम अमाउंट में लेते हैं, जो सॉल्यूट है वो आपका लिमिटिंग रिएजेंट हो सकता है, बट वो नहीं। जैसे कि अगर लिमिटिंग रिएजेंट जो कम में लिए हैं, जैसे कि ये आपने H2O बनाया तो आप O2 बना रहे हो तो उसको इज़ इक्वल टू H2O है। बट यदि आप 2 मोल लेते हो, उसका 1 मोल लेते हो, इसका 2 मोल बनेगा। तो अगर आप इसमें से आप लिमिटिंग रिएजेंट है ये आपको पता करना है। तो आपको तो ऐसे दिया रहेगा कि इतना है, बहुत सारे ऑप्शंस रहेंगे, इनमें से आपको खोजना पड़ेगा। तो इसमें गलत दिया हुआ तो इसमें गलत को खोजना है, तो ये लिमिटिंग रिएजेंट है। और रिक्वायर्ड मोल है, कितना रिक्वायर्ड चाहिए वो भी लिखना पड़ेगा। इसमें 5 मोल रिक्वायर्ड चाहिए। अब बात करते हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज़ इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। A plus B is equal to C plus D. मास ऑफ A plus B is equal to C plus D। तो इसका मतलब यही है कि आप एक सेकेंड दो मिनट, भाई वीडियो कट हो गया, भाई बार बार स्क्रीन तो ऑफ हो जा रहा है। तो अब बात करते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहना क्या चाहता है? द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। जैसे कि हमने पढ़ा था कि पहले भी कि जो टोटल मास है वो रिएक्टेंट का और जो प्रोडक्ट आता है वो दोनों का सेम होता है, जिसमें कोई बताने की चीज़ है नहीं। बट इसमें आपको न्यूमेरिकल्स कैसे आ सकते हैं? तो न्यूमेरिकल्स ऐसे आएंगे कि आपको NaCO3 जैसे कि आपको कोई रिएक्शन दे देगा, उसमें लिख देगा ये इतना इतना ग्राम है, जैसे कि एक का नहीं दिया रहेगा तो इसका निकालना पड़ेगा। तो ये ऐसे इक्वल टू दे के आप ऐसे निकाल सकते हो। तो अब बात करते हैं अपने लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। तो ये लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन है कि तो एक कंपाउंड ऑलवेज टेकन ए। तो अब बात करते हैं कि क्या एक कंपाउंड ऑलवेज कंटेन एग्जैक्टली सेम प्रोपोर्शन ऑफ एलिमेंट बाय वेट। जो भी हम लोग बनाएंगे वो सेम रेशियो में लेंगे, डेफिनेट रेशियो। ये नहीं कि आप इतना ले लिए उसको इतना ले लिए, और ऐसे रिएक्शन गड़बड़ हो सकता है। तो जैसे कि हम लोग H2O बनाया तो इसका आपको सेम रेशियो लेना पड़ेगा, इतना लिए उसका 8 गुना ये भी लेना पड़ेगा। तो ये हो गया 1:8। तो ऐसे ही आपको कोई भी चीज़ बनाना तो वो सेम रेशियो में होना चाहिए। जैसे NH3 का आपका हो गया, आप N कितना ले रहे हैं ग्राम, N 14 ग्राम ले रहे, 3 इतना ग्राम ले रहे, तो इतना रेशियो का हो गया। एक रेशियो होता है, N 1 है तो इसका 4 होना चाहिए, ये जितना भी है इसका 3 गुना ये होना चाहिए। आप ये 3 ले रहे हो तो ये 1 ले रहे हो, जैसे कि ये तो समझ गए। तो ये N का अब एटॉमिक मास देखेंगे तो एटॉमिक मास इसका हो जाएगा 14, और ये H2 का हो जाएगा आपका 3, क्योंकि 3 को है ना, तो 3 से इंटू हो गया, तो ये हो गया 3 एटॉमिक मास। इसको आप रेशियो में लिख देंगे तो इतना हो जाएगा। अब बात करते हैं लॉ ऑफ गैस, लॉ ऑफ Gay-Lewis law of gaseous volume is gas combined or produced in a chemical reaction. They do so in a simple ratio by volume provided gas at the same pressure। मीन्स अगर हम लोग प्रेशर को जैसे कि हम लोग क्या है कि कोई भी दो को गैस को कंबाइन कर रहे हैं, उसके बाद जो प्रोड्यूस हो रहा है केमिकल रिएक्शन, तो वो क्या होगा, एक सिंपल रेशियो में होगा बाय वॉल्यूम। एंड प्रोवाइड ऑल द गैस आर एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। मीन्स गैस और प्रेशर जो होगा वो सेम रहेगा, तब सब प्रेशर और गैस को भी सेम रखना पड़ेगा। जैसे प्रेशर भी बहुत मायने रखता है। अगर दो को गैस को आप मिक्स कर रहे हो तो जैसे कि H2 और O2, ये 2H2 तो आपका जैसे ये भी एक वॉल्यूम दिखेगा, इसका 2 वॉल्यूम है, इसका 1 वॉल्यूम है, तो 2:1 है। इसका 2 का 1 लगेगा तो इसका 10 का 5 लगेगा। तो ये मीन्स डेफिनेट प्रोपोर्शन के जैसा ही है, बस अंतर है थोड़ा सा। मीन्स जैसे वॉल्यूम आ जाता है उसमें आपका वेट आ जाता है। अब बात करते हैं अवागाद्रो लॉ। तो अवागाद्रो लॉ क्या है? तो एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर वॉल्यूम ऑफ एनी गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मोल्स। तो इसे लॉ क्या कहता है कि जब वॉल्यूम है गैस का, ये लॉ क्या, ठीक है। तो कहाँ थे हम लोग? तो जो वॉल्यूम है ऑफ गैस इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स।
मीन्स इसका कहने का मतलब क्या है कि जो अगर कांस्टेंट रखेंगे टेम्परेचर एंड प्रेशर को, तो वॉल्यूम जो होगा गैस का, नंबर ऑफ जो मोल्स होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एक दूसरे के। तो जैसे कि इस आइसोटोप्स, अब आइसोटोप्स की बात करते हैं तो सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंस मास नंबर। इसका एटॉमिक नंबर सेम डिफरेंट है और मास नंबर है, इसका एटॉमिक नंबर सेम है और मास नंबर डिफरेंट है। वो आइसोटोप जैसे कि H1 का H का देख लीजिए, इसका 3 आइसोटोप होता है, इसका Cl का 2 होता है, 17 ऊपर में। हाँ, एक चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट कि ऊपर में जो होता है एटॉमिक मास नंबर लिखा जाता है, मास नंबर नीचे में एटॉमिक नंबर, में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है बट मैंने बता दिया। तो जैसे कि क्या है कि अब बात करते हैं एवरेज एटॉमिक मास की। तो आप 79, तो एवरेज एटॉमिक मास कैसे मिलता है, कुछ परसेंट दे देगा कि एटमॉस्फेयर में इतना परसेंट में ये दोनों है, उनका एवरेज निकालेंगे। जो ये एवरेज निकल के आएगा और आपका एवरेज एटॉमिक मास। तो एवरेज मैंने परसेंट इंटू एटॉमिक मास बाई 100 प्लस परसेंट इंटू एटॉमिक मास बाई 100, इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा भाई कितना एवरेज एटॉमिक मास। हाँ, और एक चीज़ कि ये अगर डेसिमल में आएगा तो इसको आपको राउंड ऑफ करना होगा, तो देन आपका आ जाएगा। अब बात करते हैं डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी की, जो इसका लास्ट तो नहीं कहेंगे, सेकंड लास्ट टॉपिक है। तो मैटर एक्सट्रीमली सेम इंडिविजुअल एंड इंडिस्ट्रक्टेबल अल्टीमेट पार्टिकल इज कॉल्ड एटम। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी जो था, डाल्टन जी ने जो कहा था कि जो मैटर है वो बहुत छोटा है और वो अनडिस्ट्रक्टेबल है, इसको हम लोग तोड़ नहीं सकते। तो ये बात तो उनका गलत हो गया कि आज के ज़माने में जो एटम्स होते हैं उनको तोड़ा जा सकता है, तो ये तो बात गलत है। तो बट अब बात करते हैं एटॉमिक ऑफ सेम एलिमेंट और आइडेंटिकल शेल रिप्रेजेंट। मीन्स एटम्स होते हैं वो सेम एलिमेंट के, वो आइडेंटिकल होते हैं, वो आइडेंटिकल होते हैं शेल रेसेप्ट। बट ये तो बात गलत है कि ज़रूरी थोड़ी ना कि उनका आइसोटोप्स में, अब तो आइसोटोप्स में नहीं सुना ही होगी, एटॉमिक मास भी डिफरेंट तरह के होते हैं आइसोबार, ये बात भी गलत है। तो एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट मास एंड द केमिकल प्रोपोर्शन। So the atoms of different element have different mass and present chemical proportion. जो एटम होता है डिफरेंट एलिमेंट का वो अलग अलग होता है बाय मास एंड केमिकल रिएक्शंस। इसके जो मास है, दो वो एटम जो Fe का ले ले, क्लोरीन का ले ले, तो उनके केमिकल प्रॉपर्टीज से अलग होंगे और मास भी अलग होगा डेफिनेटली। तो एटम होता है वो स्मॉलेस्ट यूनिट होता है, तो ये बात तो उनका सही निकला। बट ये बात गलत है कि मास और केमिकल प्रॉपर्टीज अलग होता है, क्योंकि बहुत लोग का देखा गया है सेम भी होता है। आइसोबार के भी बात सुना होगा आपने, आइसोबार्स के बारे में, उनका मास नंबर सेम होता है, ये बात भी गलत है। तो अब बात करते हैं एटम ऑफ टू, वो थोड़ा गेम है, थोड़ा बनेगा। तो अब बात करते हैं एटम ऑफ टू और मोर एलिमेंट कंबाइन इन फिक्स रेशियो टू फॉर्म अ कंपाउंड। इस दो को एटम्स को एक फिक्स रेशियो में मिक्स करना होगा तभी कंपाउंड बनेगा। अब बात करते हैं एटम नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, ये बात भी सही है। केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व्स ओनली कंबाइन सेपरेशन रीअरेंजमेंट ऑफ एटम। इस केमिकल रिएक्शंस होते हैं वो इन्वॉल्व ओनली कॉम्बिनेशन एंड सेपरेशन रीअरेंजमेंट ऑफ एटम। क्योंकि दो वो केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व है ओनली कॉम्बिनेशन, इसको भी फिक्स्ड कॉम्बिनेशन होगा, उसको रीअरेंज भी किया जा सकता है और उसको तोड़ा भी जा सकता है, ये इसका कहने का मतलब है। बट ये बात भी सही है। तो अब बात करते हैं ड्रॉबैक्स, इनके ड्रॉबैक्स क्या थे। तो ये फील्ड हो गया एक्सप्लेन की गैसियस लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम के बारे में, गैसियस लॉ के बारे में। अब बात करते हैं, ये लोग ये भी नहीं बता पाए कि ये मास साइज क्यों अलग होते हैं, वैलेंसी से वगैरह। तो ये भी नहीं एक्सप्लेन कर पाए कि भाई साहब कि हाउ एटम कंबाइन एंड फॉर्म कंपाउंड। तो
ये कंबाइन एंड फॉर्म कंपाउंड, ये क्यों कंपाउंड बनाते हैं यार, ये फेल्ड हो गए एक्सप्लेन करने से कि नेचर ऑफ फोर्स बाइंड टुगेदर, ये कौन सा फोर्स होता है जो बाइंड करके रखता है एटम को। ये भी नहीं पता कि ये सेटिस्फैक्टरी सेटिस्फाई नहीं कर पाए अपने इस थ्योरी से, सब चीज़ नहीं बता पाए इनका ड्रॉबैक्स से। तो ये वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। तो इसका नेक्स्ट पार्ट जल्दी आएगा। नेक्स्ट पार्ट क्या, हाँ वही नेक्स्ट पार्ट और नेक्स्ट वीडियो। तो ठीक है, चलते रखो, बाय।